मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाज में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से अजान होती है। ये तो समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। वाह। तो हमेशा हमेशा हमें सच्चा और मीठा बोलना चाहिए। जी हाँ, और अच्छा बोलें, अच्छा सुने, और इसके साथ कहें कि आज सभी का दिन बहुत बहुत अच्छा जाएगा। और कहते हैं हम साथ में, सुप्रभात धरती धौरारी। मैं तरुण व्यास और मैं उर्वशी ठाकुर। तरुण, बात मीठे बोलने की हुई तो मीठे बोलों में मुझे लगता है जो सरगम के 7 वो स्वर है ना, वो सभी आ जाते हैं। जी हाँ, मीठे बोल तो ऐसे हैं कि किसी को बोलें तो अच्छा होता है, वो अपना बन जाता है। लेकिन उन मीठे बोलों को अगर लिख दिया जाए तो और भी कमाल हो जाता है। और गा दिया जाए तो तरुण, हाँ, और गाने के साथ में, लिखने के साथ में उसको समझ लिया जाए तो बस फिर तो वो मन में उतर जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मन में उतरते हुए शब्द जो लिखते हैं वो होते हैं राइटर, हम कहें फिल्मी गीतकार, जिनके फिल्म के गाने हम गुनगुनाते हैं और कहते हैं आहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला गाना, ये कमाल का गाना लिखा है, क्या शेर लिखा है। तो वैसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में मौजूद हैं। नौजवान है, उम्र ज़्यादा नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है लिखने का वो कमाल का है। फिल्म गीतकार हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदी उर्दू के शायर हैं, मकबूल शायर हैं, बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं और नौजवानों में तो काफ़ी इनका जो है बोलबाला है। वही हमारे साथ आज मौजूद क्रिएटिव राइटर, हिंदी उर्दू शायर, फिल्म गीतकार, नौजवान असीम अहमद अब्बासी। आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धौरारी के मंच। बहुत शुक्रिया आपके तमाम दर्शकों को, धरती धौरारी के तमाम देखने वालों को मेरा आदाब, शुक्रिया, नमस्ते। असीम, सुबह का प्रोग्राम है, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह बहुत सारे, एक एज ए राइटर सुबह उठते हैं तो बहुत सारे ख्याल होते हैं कि आज ये जो चीज़ है ये लिखनी है और ऐसा करना है, वैसा करना है। तो एक गीतकार के तौर पर जो आपकी सुबह होती है वो किस तरह से आप शुरू करते हैं? देखिए, असल में तो बात ऐसी है कि सुबह उठने पर जो ख्याल आते हैं वो असल में उन्हीं ख़यालों का अगला सिलसिला होते हैं जो गीतकार अक्सर रात को जिनको शुरू करते हैं, क्योंकि लिखने वाले या आर्टिस्ट लोग ज़्यादातर रात को ही लिखते हैं जी। बड़ी खामोशी होती है उस वक्त, तो उस वक्त अकेलेपन में लिखते हैं। और जब सुबह उठते भी हैं तो वही कड़ी जो रात को छूटी थी वही कड़ी सुबह दोबारा शुरू हो जोड़ी जाती है। जी, जोड़ी जाती है और उसी माहौल में अक्सर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ख्याल अलग से आता है, पर हमेशा उसी माहौल में ही चलते रहते हैं। कहीं जा रहे हों, आ रहे हों, बैठे हों, तो वही ख्याल चलते रहते हैं। पर यह होता है कि सवेरे का वक्त जब होता है तो एक नया दिन शुरू हुआ है, ये सोचकर नई एनर्जी के साथ, जो रात को दिमाग थक गया है उस कड़ी को बंद करके अब शुरू हुआ है नया, तो नए जोश से दोबारा शुरू करते हैं। यही रहता है कि आज अच्छा और कुछ करें, बेहतर से बेहतरीन पे जाएं। कितने अखबार और कितनी चाय के साथ शुरू होती है सुबह? चाय तो बहुत सारी चाय तो बहुत सारी। चाय के बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारे मुल्क का जो है नेशनल ड्रिंक चाय ही है। बिना चाय के, चाहे आप कारीगर हों या कोई भी कलाकार हों, बिना चाय के नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, कारीगर हों या ऑफिसर हों, आपकी शुरुआत चाय ही से होगी। तो चाय तो अक्सर रात को भी चाय जो होती है टेबल पे, जब सुबह आप देखेंगे मेरे ऑफिस में टेबल पे जहाँ मैं काम करता हूँ तो बहुत रात भर में बहुत सारे कप इकट्ठे हो जाते हैं और सवेरे भी फिर वही चाय। और शुरुआत अब अखबार भी हैं और अब क्योंकि लैपटॉप वगैरह पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो वो भी सब अपडेटेड चलता ही रहता है, तो खबरें हैं और सब। अच्छा, नौजवान जो लोग हैं, जैसे आपने कहा नौजवान मकबूल शायर हैं आप और सभी लोग आपको पसंद करते हैं। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्यार है। तो सुबह सुबह कई बार जैसे चाय आजकल होता है, लोग काली चाय पीते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट वाली चाय पीते हैं, लेमन टी पीते हैं, कुछ ग्रीन टी पीते हैं। तो आपकी चाय में भी कुछ ऐसा कुछ अलग फ्लेवर है? मेरी चाय का फ्लेवर बहुत अलग है। इस पे काफ़ी मजाक भी हुआ। असल में मैं ग्रीन टी पीता हूँ, लेकिन मैं शक्कर डाल के पीता हूँ। शक्कर डाल के? तो शक्कर डाल के फ़ायदा क्या हुआ उसका? नहीं, ये एग्जैक्टली ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया था कि शक्कर डाल के ग्रीन टी पीते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मेरा बड़ा एक बहुत सीधा सा फ़लसफ़ा है कि अगर मैं फ़ायदा और नुकसान समझता तो मैं शायर क्यों होता, मैं बिजनेसमैन होता। तो बस इसलिए कि सुना है कि फ़ायदा करती है, सेहत के लिए अच्छी है, तो ग्रीन टी पी लेते हैं और स्वाद के लिए उसमें शक्कर डाल के पी लेते हैं।
तो बस इसी तरीके से चल रहा है। क्या बात है। तो असीम, आपके बचपन के बारे में बताइए और कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई? बचपन मेरा गुजरा, मेरी पैदाइश कोटा में हुई जी। तो बचपन का शुरुआती काफ़ी हिस्सा वहाँ गुजरा और जयपुर से भी मेरा वास्ता रहा है। जयपुर में आता जाता रहता था, मेरी ननिहाल है और मैं आता जाता ही रहता था, तो मुझे बहुत पसंद था जयपुर भी। तो मैंने जब मैं जवानी की दहलीज पे जब मैंने पहला कदम रखा, मैंने सोच लिया था कि मैं अब जयपुर की तरफ मूव करूँगा जी। तो मेरी काफ़ी दोस्ती भी थी। फिर यहीं आया और जयपुर में मैंने अपना काम शुरू किया। आके मैं पहले कंप्यूटर्स में रहा और काफ़ी लंबा वक्त मैंने यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को दिया। और एज ए मैं तब कंप्यूटर्स नए नए आए ही थे जी। तो मैं सिस्टम इंजीनियर हुआ करता था, तो सिस्टम इंजीनियर था। उसके अलावा कुछ एक बड़ी नेशनल कंपनीज के अंदर मैंने किया था हार्डवेयर इंजीनियरिंग का काम। फिर मुझे नेटवर्क के अंदर मेरा स्किल्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे यहाँ एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब मिल गई। और उस वक्त में मेरी उम्र उनके बराबर ही थी, अक्सर जो पढ़ने वाले बच्चे थे। हाँ, तो वो देखते थे कि ये इनको सर बना के भेज दिया, ये सिग्नेचर कर रहे हैं कॉपियों पे, पर है हमारी उम्र का ही लड़का। तो क्योंकि मेरे स्किल्स थोड़े सिस्टम के अच्छे थे, तो मैंने यहीं शुरुआत की 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर मैंने एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहा। वाह असीम, बचपन की जो यादें होती हैं ना वो कभी जाती नहीं है। तो बचपन कैसा रहा? स्कूलिंग के दौरान आप शरारती थे या बेहद संजीदा स्टूडेंट थे? कैसा था बचपन का वो दौर? बचपन तो देखिए बहुत खिला खिला सा होता ही है, सभी का होता है, वो शरारती होते ही हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा शरारती था। अक्सर अम्मी को जो है स्कूल बुलाया जाता था कि तो आपका लड़का जो है वो बहुत शरारती है, बहुत बहुत ज़्यादा। अक्सर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता था कि क्लास से बाहर ही खड़ा हुआ है तो काफ़ी बुलाया गया। तो बचपन मेरा काफ़ी शरारत भरा रहा, लेकिन मेरी पढ़ाई में भी दिलचस्पी थी और अभी भी है। मेरी खुद की लाइब्रेरी मैंने मेंटेन की हुई है जी। तो पढ़ाई लिखाई का शौक़ है। बस ये है कि जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो मेरा रुझान इसमें शिक्षा ग्रहण करने में ज़्यादा रहा कि मैं तालीम हासिल कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा। पर मुझे इसका शौक़ नहीं रहा कि मैं जॉब वगैरह करूं और उसकी तरफ मेरी दिलचस्पी कभी नहीं रही। तो बचपन बहुत शरारती गुजरा है, बहुत ज़्यादा। तो जो लिखने का सिलसिला है वो बचपन से शुरू हो गया था कहीं? जी हाँ, बचपन से ही शुरू हो गया था। मैं शायरी को समझता था और मेरा फिल्मों में आने के पीछे मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अक्सर क्या है कि घर में पुराने गाने बजा करते थे, तो मैं रफ़ी साहब के गाने बहुत सुनता था, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं बचपन में स्कूल भी जाता था तो मैं याद करते हुए जाता था कि यार इस जगह पे वो गाया, इस जगह पे वो गाया रफ़ी साहब ने, और मैं सोचता था कि मैं भी सिंगर बन जाऊंगा। पर मैं अगर आज सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं जब कुछ चीज़ भूल जाता था तो क्या होता था कि मैं सोचता था उस लाइन में क्या गाया है, फिर मेरे दिमाग में आता था कि यार उस जगह कुछ दुख की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है। तो एक्चुअली मैं असल में फीलिंग्स पकड़ता था और मुझे मालूम नहीं था, बच्चा था ना इसलिए मुझे पता नहीं था एक्चुअली मैं असल में फीलिंग पकड़ रहा हूँ। मेरे को सिर्फ मज़ा आता था, लेकिन बड़े होने पे वो फीलिंग्स पकड़ना असल में लिखने पे चला गया कि ओके मुझे मालूम है वो नब्ज़ कि वो फीलिंग कहाँ है। तो मैं जब लिखने लगा तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे। तो धीरे धीरे कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और लिखने में वो मतलब दोनों जो है बहुत डिफरेंट फील्ड है बिल्कुल। तो किस तरह से शुरुआत हुई? देखिए क्या है कि जब मैं छोटा था, आप भी जब छोटे रहे होंगे, तो उस वक्त ये इतना इंटरनेट का बोलबाला नहीं था, बहुत खामोशी भरा था। हम लोगों ने, मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि हम लोगों की जो जनरेशन है उसने बीती सदी का आखिरी हिस्सा देखा है टेक्नोलॉजी से पहले का। तो उस दौरान से ये रेडियोज़ एंड चैनल्स और ये सब कुछ नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो एक ही था कि घर वाले चाहते थे इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, ये बेस्ट है जी। तो उनका ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर जोर था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूं। तो कोशिश उन्होंने की भी, लेकिन मेरे रिज़ल्ट बहुत ख़राब थे। मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि जब उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई लेकिन मेरा रिज़ल्ट देखकर उनको लगा कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बन सकता है उसका बड़ा ख़राब रिज़ल्ट था। अब जाहिर सी बात है कि मेरा जो रुझान था वो लिटरेचर की तरफ बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत लिटरेचर को बहुत पसंद करता था, शायरी को पसंद करता था और लिरिक्स राइटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो उसमें मेरा दिल लगा नहीं। बहरहाल फिर भी मुझे प्राइवेट सेक्टर से डिप्लोमा करवाया गया
और उसके बाद मैं जयपुर आया और जयपुर में मैंने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और सभी जगह पे अप्लाई किया। तो मेरे स्किल्स अच्छे थे तो मुझे जॉब मिल गई, लेकिन मेरे को कभी जॉब मिली लेकिन मुझे चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। आपका चैन सुकून तो गीतों में था, हाँ, और हाँ, लिखने में था, क्रिएटिविटी में था जी। आपने जब लिखना शुरू किया तो इतनी सारी बातें हुई उर्वशी, और आपने जो गाने लिखे, जैसे एक गाना था कि मन जागे सारी रात, जी जी जी। उस गाने के पीछे क्या कहानी? मन जागे सारी रात जो गाना था वो बिट्टू बॉस के लिए लिखा था मैंने जी। और वो पहला गाना था मेरा जो ऑन स्क्रीन आया मूवी के अंदर। और वैसे तो ये तमाम चीज़ें सिचुएशन ही दी जाती है, लेकिन उस वक्त ज़िंदगी बड़ी तहस नहस हालात से गुजर रही थी जी। तो एक दुख भरा गाना लिखना बहुत आसान हो गया था। तो मैं अक्सर रात को बैठकर ही लिखता था, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने अपनी जो ये शुरुआती गाने हैं, तूने मेरे जाना जो है, मन जागे सारी रात है, ये मैंने अपने किचन में बैठ के लिखे हैं। किचन में? तो खाना बनाते वक्त? नहीं रात को, क्योंकि अच्छा। बेडरूम में तो जो है सो रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जी। और मेरी छोटी बेटी है 3 साल की जी। तो अब तो माशाल्लाह 4 साल की, उस क्या वक्त नाम 1-2 है साल उनका? की ताहा। ताहा। तो उसकी नींद डिस्टर्ब, और वो भी बड़ी राइटर की ही बेटी है, वो सिस्टम ऑन किया और वो आकर बैठ जाती थी और बोलती थी पापा वो मूवी लगाओ। कुंग फू पांडा देख ली थी उसने। अच्छा। तो पांडा वाली मूवी लगाओ, तो मुझे काम करने देती नहीं थी, तो डिस्टर्बेंस होता था। तो मैंने अक्सर गाने अपने शुरुआती करियर के किचन में ही बैठ के, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रगल पीरियड क्या होता है, तो वहीं से लिखे हैं। तो वो तमाम गाने इस गाने का मतलब पहला, जब आपकी पहली फिल्म बिट्टू बॉस थी? जी, एज ए जो अल्हम्दुलिल्लाह मूवी दिखाई जी जी। जी। तो ये फिल्म क्या चलकर आपके पास आई, या आपको जाना पड़ा कि मैं लिखता हूँ? नहीं, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितने भी गाने मैंने फिल्मों में लिखे हैं वो जयपुर से लिखे हैं, मुंबई के लिए। वाह। तो मुंबई जाने की नौबत तब तक नहीं आई थी कि मेरे पास यहीं काम आ जाता था। वो गाना मैंने, एक मेरा बड़ा मकबूल गाना है तूने मेरे जाना, कभी नहीं जाना जी इश्क हाँ, मेरा जी दर्द हाँ, मेरा, जी हाँ, उसकी भी तमाम। बात करेंगे। जी हाँ, तो वो गाना आप जानते हैं कि बड़ा मशहूर हुआ, और उस गाने के बाबत ही मुझे कई और गानों को लिखने के लिए कहा। तो ये जो गाना है ये उसी गाने के साथ एल्बम में आया था, और ये गाना प्रोड्यूसर साहब को बहुत पसंद आया। तो इसी बात पर आपकी पसंद, प्रोड्यूसर की पसंद का पहला आपका गीत है, वो हम देखते हैं। और सभी को मतलब एक तरीके से आपके गानों की, हर एक गानों की गुलदस्ता ये पेश गाना हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है मुझे भी, क्योंकि लिखा बहुत अच्छा और दिल से लिखा हुआ तो जी। तमाम गाने ही हैं। चलिए आइए सुनते हैं और देखते हैं इनकी प्रोफाइल, कौन कौन से गाने इन्होंने अपनी कलम से लिख डाले। एक प्यार दी उम्र, दूजा कुड़ी तू बटर, मोड़ दिल दा सीओ तो जाना, हुआ पल्ले कांदा क्लिक गिरा अख दा शटर, छपी दिल पे तेरी फोटो जाना। मन जागे सारी रात मेरा दीवाना, मन माने ना ये बात के वो था बेगाना, है खुद से ही खफा खफा, क्या चाहिए नहीं पता। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा।
with a song and a wine. You're harsh and divine, like truths and a lie. But the tail end's not here, I have nothing to fear, for my love is yellow, forgiving and hollow. एक से एक बेहतरीन गानों की झलक देखी है हमने, और इनकी जिनके लिखने वालों की झलक आज यहाँ मौजूद है, असीम अहमद अब्बासी। अब बहुत खूबसूरत गाने आपने लिखे हैं और हिंदी उर्दू शायरी में आपका नाम। ये आपने जैसे जो सजना रे एक एल्बम में और लिखा, गजेंद्र वर्मा जो हमारे यहाँ पर सुप्रभात धरती दुलारी में आए थे सिंगर, उन्होंने भी आपका जिक्र किया था उस समय, तो आपने उस एल्बम में एक्ट भी किया, तो ये लिखने के साथ एक्टिंग का शौक? एक्टिंग का शौक एक्चुअली क्या है कि एक आर्टिस्ट वाला दिल है जी कि भरता नहीं है। तो बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ उस गजेंद्र वर्मा की तमाम टीम का भी जी, और विक्रम सिंह उनके डायरेक्टर थे। तो काफ़ी वक्त से हम लोगों की पेयरिंग रही है, काफ़ी लंबी। तो उनसे मेरी बात थी, उन्होंने कहा था कि यार करेंगे हम लोग मिलकर, क्योंकि मैं एक्ट वगैरह भी करता हूँ, रेडियो मेरा काफ़ी लंबा परफॉर्मेंस का करियर भी रहा है जी। तो बस शायद मेरी शक्ल थोड़ी विलेन वाली थी, तो मैंने उसके अंदर उन्होंने कहा कि तुमको विलेन का एक रोल करना है, तो मैंने ठीक है। पर काफ़ी लंबे वक्त का बाद मुझे रोल दिया था, तो खैर मैंने अपनी राइटर वाली स्टाइल दिखा दी वहाँ पर। मैंने वो तमाम कहानी अपने हिसाब से, हाँ बिल्कुल विलेन के चारों तरफ घूमती है, जो नेगेटिव शेड में है, लीड में आप हो गए। उसमें बड़ा मजाक हुआ था। हम लोग काफ़ी हंसते थे, मैं गजेंद्र विक्रम भाई के, यार मतलब कमाल हो रहा है यार कि कैमरा अपनी तरफ घुमा दिया, सब कुछ जो लीड कैरेक्टर है वो बस घूम रहा है और सारा कुछ जो है विलेन के चारों तरफ, विलेन हीरो हो रहा है। अब उन्होंने राइटर के हाथ में दिया था कमान, जी। तो मैंने उसके अंदर किया। लेकिन जो ये हीरो है असीम अहमद अब्बासी, गीतकार, लिखने वाले, जी, हर एक इंसान के पीछे जो भी एक कामयाब इंसान होता है, वो अपने आप का एक आइडल मान के चलता है कि मैं इनका अनुसरण करूंगा, या यही हैं जिनको मैं देखकर आगे बढ़ूंगा। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, इंस्पिरेशन वैसे तो इंसान सबसे पहले आंखें खोलता है तो अपने ही आसपास उसको मिलती है, परिवार में मिलती है। तो मेरे लिए मेरे आइडल मेरे दादाजी जो हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, जनाब जमील अहमद साहब जी, टीटी के नाम से मशहूर हैं। और पूरे मैंने जब से आंखें खोली, मैंने देखा कि बहुत मर्तबे वाले पूरे इलाके में शख्स रहे हैं जी। और काफ़ी मतलब सादा ज़िंदगी और व्यवहार कुशल जिन्हें हम कहते हैं जी। तो वो एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि मुझे हमेशा रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें उतारूं, और उनका मेरे पर बहुत असर भी पड़ा है। वो एजुकेशन के बहुत पक्षधर थे, तो उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। साथ में मेरे वालिदैन जो हैं, अम्मी पापा, उन्होंने भी ध्यान दिया कि जो है इनकी हर हालत में तालीम अच्छी की होनी चाहिए, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। क्योंकि और बुरे वक्त में तो वैसे इंसान ज़्यादा तालीम अच्छी करवाता है कि यार हमारा वक्त, हमारा बच्चा बदलेगा, लेकिन अच्छे वक्त में भी उन्होंने कभी मुझे अलग नहीं होने दिया तालीम से। तो एक तो ये है कि मैं उनकी तरह, ख़ास तौर पर मेरे दादाजी की तरह बनना चाहूँगा कि अच्छा इंसान बनूँ, क्योंकि अच्छे इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माशरे को, समाज को। और परिवार में कोई ऐसा शख्स होता है एक जो कि कहता है कि अरे असीम, या जो भी नाम किसी का हो, तुम इस चीज़ के लिए बने हो, ये चीज़ करो। तो कोई परिवार में ऐसा था जिन्होंने आपकी कला को पहचाना हो कि असीम को ये चीज़ करनी चाहिए? जी हाँ, मेरा शायरी में जो मेरे पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है शायरी की तरफ मुतवज्जो मेरे होने का, वो मेरे चचा का हो रहा है, नियाज़ मोहम्मद साहब। तो उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, और किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से था। उसके लिए भी जिम्मेदार एक तरह से मेरे दादाजी रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से बुक्स लाते थे मेरे लिए, और गेम्स से लेकर कॉमिक्स से लेकर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया बुक्स चेंज होती गई। उसमें मुआशरे की बुक्स आने लगी, लिटरेचर की आने लगी, जनरल नॉलेज की, साइंस की आने लगी। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा बिल्डअप था। और चचा के साथ मैं अक्सर दूर दूर लाइब्रेरी तक जाता था शायरों को पढ़ने के लिए। चचा उर्दू के स्टूडेंट रहे हैं। तो कोटा में जहाँ मेरा रहन सहन और बचपन गुजरा है, हमारे तरफ का माहौल जो था वो लिटरेचर का नहीं था।
जी। लेकिन इन्हीं दो शख्सियत की वजह से और कुछ मेरे अम्मी और पापा की मेहनत की वजह से मैं इन सब चीज़ों से जुड़ पाया। और उस इलाके में जहाँ उस वक्त एजुकेशन नहीं का जो है कोटा हब नहीं था, आज वो एजुकेशन का हब है। जी। तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुनकर के मैं कोटा के लिए कह रहा हूँ कि एजुकेशन का हब उस समय नहीं था। हाँ, पर वाकई उस वक्त एजुकेशन का, IIT का इनका हब नहीं था। तो आप यकीन जानिएगा हमारे यहाँ से लाइब्रेरी भी करीबन जो है वो 10 से 12 किलोमीटर दूर थी, 15 किलोमीटर, और मैं साइकिल से गर्मी में भी चाचा और मैं सर पे रुमाल बांध के बुक इशू करवाने जाते थे 15 किलोमीटर तक, बस एक ही लाइब्रेरी। तो जहाँ सबसे बड़ी मतलब बुक्स मिलती थी। तो इन्हीं लोगों का एक हाथ रहा है जिनकी वजह से इन्होंने मुझे संभाला कि यार तुम पोइट्री बहुत अच्छी करते हो या तुम परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे हो, बनिस्पत की तुम मैथ्स इंजीनियर बनो या मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी है। तो ये इंजीनियरिंग के बाद अचानक से जो आपने स्विच किया, तो वो वाकया जो था वो क्या था? कैसे करियर की शुरुआत ऐसे हुई कि इंजीनियरिंग तो मेरे बस की थी नहीं, जैसा कि आपने बताया। स्विच तो मैंने किया नहीं, उन्होंने ही चेंज करवा दिया कि यार इसके नंबर तो ऐसे है नहीं। तो मैंने कंप्यूटर्स के अंदर किया यहाँ पर। मैं कंप्यूटर्स में जब यहाँ आया तब यहाँ एक ही रेडियो हुआ करता था। तो मुझे शायरी का शौक़ था और मैंने सोचा कि मुझे अपनी जो है गज़ल छपवानी चाहिए। और गज़ल के लिए मैंने लिंक निकाला मेरे दोस्त से, दोस्त के जीजा से, जीजा के बड़े भाई से, बड़े भाई के जिस शॉप पे काम करते थे उसके पड़ोस में एक शख्स थे, उनके बेटे पेपर में काम करते थे। और इस सीरीज़ से मैं पहुंचा, पर मेरी गज़ल काफ़ी 4-5 महीने की दौड़ भाग के बाद भी शाया नहीं हुई क्योंकि डिपार्टमेंट वहाँ नहीं था। मगर मुझे बताया कि उस वक्त रेडियो में एक शख्स हैं उनके जान पहचान के, तो तुम अपनी रेडियो पे गज़ल ले जाओ अगर वो पढ़ ले तो। और मुझे मालूम है कि वो कितनी दौड़ भाग के साथ मुझे वो शख्स मिले। और मुझे जो पहला प्रोमो का जो ब्रेक मिला था रेडियो में, वो उन्हीं के मार्फत मिला था। और आज बड़ी मेरे लिए मसरत की और फ़ख्र की बात भी है कि वही मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, वो तरुण भाई थे। वाह, तरुण याद करना चाहेंगे क्या रहा था, किस तरह से मुलाकात हुई थी? असीम जब मेरे पास में पहली बार जब आए थे तब ये आवाज़ें निकाला करते थे कि मैं डिफरेंट आवाज़ें निकालता था, और वो आवाज़ें मुझे सुनाने के लिए आए और लिख कर भी लाए कि मैं ये चीज़ लिखता हूँ। मैंने कहा छपवाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ रेडियो लायक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी मिमिक्री की थी उस दौरान, अकबर और वो सलीम वाला जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए किया था। तो अभी भी असीम मिमिक्री है जहन में या खो गई? नहीं, खोई तो नहीं है क्योंकि काफ़ी साल रेडियो किया है उसके बाद भी, तो जहन में तो है। आज भी मस्ती मजाक में यार दोस्तों के साथ कर ही लेते हैं, पुराने दिन याद करते हैं। तो उस समय के असीम में आज में कोई अंतर नहीं है, वैसी ही सादगी है। असीम, एक रेडियो के लिए आपने बाद में बनाया, प्राइवेट रेडियो के लिए, इरफान CD सेंटर। जी हाँ, जो पाकिस्तान में बहुत पसंद भी किया गया और पाकिस्तान को भेजा गया। वो कौन सा प्रोजेक्ट था और क्या था वो? वो यहाँ पर मैं एक रेडियो पे एक कॉमिक स्पार्कलर प्ले करता था, इरफान CD सेंटर, और उसमें मैं इरफान खान साहब की मिमिक करता था। अभी हम सुनेंगे भी। बिल्कुल। तो वो यहाँ इंडिया में काफ़ी मकबूल रहा और टॉप 3 के अंदर आता था नेशनल उसमें रैंकिंग में। और पाकिस्तान के साथ वो बात ऐसी हुई कि वो अमन की आशा करके एक प्रोजेक्ट बीच में चला था। तो उस दौरान वहाँ के रेडियो और यहाँ के रेडियो ने टाई अप किया, तो यहाँ से जो फेमस चीज़ें वहाँ प्ले करने के लिए भेजी गई, तो उसमें वो भी शामिल था। और मैंने वो ख़ास तौर से वहाँ की मूवीज़ को लेकर जोक जो है उनके क्रैक किए थे जोक, तो उसके ऊपर बनाया था। तो वो मेरे ख्याल से वो पहला ऐसा रेडियो स्पार्कलर है जो एक साथ 2 मुल्कों में प्ले हुआ। बहुत खुशी की बात है राजस्थान के लिए भी कि आपने वो लिखा था और आपने अपना नाम रोशन किया, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया, पूरे हिंदुस्तान में तो और पाकिस्तान में भी। तो वो इरफान CD सेंटर या इरफान की आवाज़, जो भी आप अपनी आवाज़ निकालना चाहें, वो नमूना तो हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, मैं उसमें एक CD वाले का प्ले करता था, तो मैं जाहिर है वही छोटा सा एक करता हूँ। कॉल आता था और वो फ़ोन उठा के बोलता था, हेलो इरफान CD सेंटर। अब उस पे उधर से कई तरह के, सपोज कीजिए कि किसी ने कॉल करके उससे मूवी वो CD मांगी है कि मुझे बेटा चाहिए, देन वो अपना क्रैक करना शुरू करता था जो कि
अगर बेटा चाहिए तो भैया सेठानी जी सेठ जी से बोलिए ना। इस तरह का था वो कुछ। तो और उस समय आप बहुत बहुत सारी बढ़िया। आवाज़ें निकाला करते थे, जी करीब हाँ। 28 आवाज़ें हुआ करती जी थी। कुछ हाँ। आवाज़ें अगर आप शेयर करना चाहें। एक मेरा काफ़ी यहाँ राजस्थान में बहुत मकबूल स्पार्कलर रहा है, शोले करके आता शोले, था, रेडियो हाँ, की रेडियो की शोले शोले बनाया। आपने राजस्थानी में वो पहला स्पार्कलर था यहाँ का। जी। जी। काफ़ी मतलब जो मकबूल हुआ, और शोले के नाम लेने की वजह से सिप्पी फिल्म्स वालों ने उस पर एतराज़ भी जताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मुंबई तक भी बात गई है इसकी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तलक हाँ, वो जाएगी, बहुत दूर right. तक गई। जी उसमें मैं संजीव कुमार साहब का प्ले करता था। जी, सुनाएं। रामलाल, ए रामलाल, अब की बार जब शहर जाए तो मेरे लिए एक चादर भी ले आना। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। ये तो एक, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अलग अलग मौक़ों पर एक आर्टिस्ट को अलग अलग मौका मिला और उसने परफॉर्म किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा और उसका शुक्र और एहसान है। एक अवार्ड भी आपको मिला, सब जगह एक जी हाँ, रिकॉग्निशन मिला कि क्योंकि हाँ आर्टिस्ट तो रिकॉग्निशन का ही भूखा होता है, तो जी। वही बात है कि रिकॉग्निशन भी मुझे मिला और मुझे काम करने का मौका भी मिला। मैंने एक बड़ी अच्छी सेइंग सुनी थी कि इंसान का जन्म लेना भाग्य है और उसमें आर्टिस्ट का जन्म लेना वो सौभाग्य है। वाह, तो मुझे बहुत, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी और सुनने वालों का, देखने वालों का भी। उन्होंने हाथों हाथ लिया मेरी बनाई हुई तमाम चीज़ों को। अच्छा, तरह तरह का आप जो है जो सीरियस है संजीदा गाने हैं वो भी लिखते हैं, शायरी। जी और हाँ। जी और कुछ कॉमेडी भी, जी। मतलब हर तरह का। किस में कंफर्टेबल है, दिल के करीब क्या है, रोमांटिक कुछ लिखना या फिर कुछ सीरियस लिखना? मुझे वैसे मेरे तमाम जितनी भी अशार आप सुनेंगे और गाने सुनेंगे उनमें मेरे दर्द पे बहुत अच्छी पकड़ है, दुख वाले जो होते हैं। लेकिन कहीं से चेहरे पे दुख तो नजर नहीं आता। एक्टर भी हूँ। अच्छा, इसीलिए देखिए, दुख तो होते ही हैं। जी मुझे दुख पे लिखना बहुत अच्छा, पता नहीं, मैं शुरू से ही लिखता हूँ अक्सर। और इसके अलावा मुझे सोशल मुद्दों पे भी मैंने कम लिखा है, पर हाँ कोई चीज़ आहत करती है मैं तभी लिखता तो हूँ। कोई ऐसा अशार जो सोशल मुद्दों पर आपको लगता हो कि आप सुनाना चाहें, जो आपने लिखा हो अशार? हाँ, मैंने लिखा था एक दिन, मैंने इकबाल साहब की वो नज़्म सुन रहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितां हमारा। तो उस मुल्क के जो हालात उस वक्त कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था जी जी। तो मैंने उसी पे सोचकर एक अपनी नज़्म लिखी थी जी कि अगर ये बुलबुलें हम उसकी हैं और गुलसितां हिंदुस्तान हमारा है, तो आज ये हाल है कि दिल अलग अलग हैं, ज़बानें अलग अलग, और हर ज़बां पे फिर हैं फसाने अलग अलग। कोहराम मच गया है गुलिस्तान हिंद में, सब बुलबुलें गाती हैं तराने अलग अलग। वाह, वाह। बहुत खूब। दरियाओं के रुख मुड़ के घरों तक उतर गए, मुंह तक पहुंच गए हैं मुहाने अलग अलग। तकसीम का ये हाल है, बंटवारा इंसान का इंसान से। जी। जी। तकसीम का ये हाल है, मैं मर भी गया तो अब पहुँचेंगे मुझको दोस्त उठाने अलग अलग। कब एक होगा घोंसलाए हिंद देखिए, कब तक चुगेंगे बुलबुलें दाने अलग अलग। वाह, वाह, बहुत खूब। बहुत ये खूबसूरत। मुझे लगता है कि मेरे दिल से निकला है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि इंसान से तकसीम पर है, जी। बंटवारे पर है, बहुत झगड़े हैं, तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मतलब इस तरह का हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ निकलती है। आपने जो हिंदी उर्दू की जो शायरी की जो आपकी बुक आई, जो पहली किताब जो आपने खलाएं। लिखी, जी। खलाएं, जी खलाएं भी कहीं पर खालीपन को शो करती है। जी हाँ। खलाएं लिखने का सिलसिला कब चालू हुआ और कब ये प्रकाशित हुई? खलाएं और, हम देखना चाहेंगे ज़रूर खलाएं। ज़रूर। खलाएं लिखने का सिलसिला तो ये, इसमें खलाएं में वो नज़में और गज़लें और वो अशार हैं जो मैंने बचपन से, मतलब जब से मैंने लिखना शुरू किया है तब से मैं जो लिख रहा हूँ, उनमें से जो दिल के करीब रहे और जी। बहुत जी। मकबूल रहे वो तमाम इसके अंदर आई है। मेरा मतलब खलाएं मेरी वो किताब है जिसकी तमाम जो रचनाएं हैं, तख्लीक हैं, वो उस वक्त की है जब
मैं खालिस अपने ही लिए और अपने सुकून के लिए लिखता था। जी। तो इसका जब विमोचन हुआ जी, तो वो दिल्ली में हुआ? जी हाँ, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल में। मेरा जो फिल्म लिरिसिस्ट हैं संदीप नाथ, आशिकी 2 के, जी, आशिकी 2 एंड पान सिंह तोमर एंड बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी, फैशन वगैरह, उन सब के गाने उन्होंने लिखे हैं। तो उन्होंने ही इसको जो है विमोचन किया था मेरी बुक का। पोइट्स कॉर्नर ग्रुप का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने, उनके थ्रू हुआ था एक, जिस मैं उनमें अब अल्हम्दुलिल्लाह एडिटर भी हूँ जी। तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ और पोइट्री के लिए बहुत सारे काम करते हैं हम लोग, तो वहीं हुआ था। वो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपने एडिट की शायरी की? 2 बुक्स अभी तक मेरी एडिट की हुई आई हैं, एक इश्का और एक लम्हे, जो एंथोलॉजीज़ हैं जिनमें अलग अलग जो आज नौजवान शायर हैं उनकी नज़में और गज़लें शाया हुई हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, उनको स्टेज भी मिला है, तो मैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो पसंदीदा शायर रहे वो कौन कौन रहे और गीतकार अभी कौन कौन से आपको बेहद पसंद हैं? देखिए, शायर और गीतकार जहाँ तक मुझे नज़र आता है, एक जो जिसे मैं आइडल कहता हूँ जी, या जैसा होना चाहना सबके बस की बात भी नहीं है, वो हैं साहिर लुधियानवी। वो सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बड़े गीतकारों में से और शायर हैं जी। और इसके अलावा भी मुझे आज के ज़माने में मुझे गुलजार साहब का पैटर्न भी बहुत पसंद है। इरशाद कामिल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, वो दिल के करीब हैं। और भी तमाम जो सभी दोस्त हैं, वो जो साथी हैं साथ वाले, वो भी अच्छा ही लिख रहे हैं। पर जहाँ तक कोई अगर आप कहते हैं कि जिसको दीवाना होकर हम चाहें, वो मेरी ज़िंदगी में साहिर लुधियानवी और अहमद फराज एक शायर हैं। वो फिल्मों के लिए उन्होंने कम लिखा है पर वो बहुत मकबूल शायर हैं। अहमद फराज और परवीन शाकिर एक शायरा हुई हैं, कमाल की शायरा थी जी, और वो मुझे बहुत पसंद है। ये 3 लोग। साहिर लुधियानवी साहब का जिक्र हुआ तो उनका कौन सा गीत है जो बहुत अच्छा लगा हो? कोई एक गीत उनका बता पाना बहुत नामुमकिन है। कोई भी एक गीत जो आप सुनाना चाहें, क्योंकि आपकी आवाज़ में मिठास भी है। बिल्कुल। नहीं, मेरी आवाज़ में तो ऐसी गाते भी हैं। शौकिया आर्टिस्ट की भूख, वो ही बात है। साहिर साहब का कोई सा भी गाना उठा लीजिए, उनका पैटर्न बहुत अच्छा था लिखने का। तो कोई गीत? मुझे उनके तमाम गीतों में तमाम ही गीत पसंद है, लेकिन अब आपने अचानक से कह दिया, अचानक से वो आ नहीं रहा। मेरे ख्याल से एक गाना है, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, वो मुझे उसका भी पैटर्न बहुत अच्छा लगता है कि इतना खूबसूरत। हाँ, ये तो हम सुनना चाहेंगे। वो बहुत अच्छा पैटर्न है कि क़यामत तक इंतज़ार करेंगे एंड बेसब्री भी है कि क़यामत अभी हो जाए। जी जी। हम इंतज़ार करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। ये आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए, बहुत खूबसूरत। तो मेरी आवाज़ का नहीं, आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े फ़ैन रहे। एक ज़माना था जब उर्वशी, मुझे पता है कि असीम जगह जगह जाकर अलग अलग जो LPs रिकॉर्ड हुआ करते थे, वो कबाड़ में से भी खरीद के लाते थे। वो क्या किस्सा था? और मोहम्मद रफ़ी के बड़े फ़ैन थे। कमाल की बात है। वो तमाम बातें आपको याद हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को जान के। हाँ, वो शुरुआत में था कि मैं तमाम जो है मैं रेडियो में उनमें जॉब करा करता था, और लेकिन मैं गाने कलेक्ट करता था रफ़ी साहब के बहुत सारे। मुझे पुराने गानों का बेहद शौक़ रहा है जी। तो LPs पर से, EPs पर से पुराने गाने इकट्ठे करता था। और अभी भी अल्लाह के करम से मेरे पास 10 लैंग्वेजेस में रफ़ी साहब के गाने मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, और LPs पर भी हैं कई गाने। और अब वो एक शौक़ रहा है शुरुआत में, तो मैं उसी दौरान हम सब गैदरिंग करते थे, मैं था, तरुण भाई थे, सब मिलते थे। तो अब तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गीत? तमाम गाने कोई सा भी उठाइए, एक से बढ़कर एक जो आप सुनाना चाहिए। एक तो अभी आपने सुना है, वो रफ़ी साहब का ही था। जी हाँ, वो तो था ही। कोई भी आप, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, वो तो बहुत, मतलब उनको भी मैंने बहुत बचपन से पीछा किया है, उनको सुना है काफ़ी कुछ। अच्छा असीम जी, हिंदी उर्दू
जी। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है, जी हाँ। एक तरफ पंजाबी आ जाती है। जब हमने देखा तुषार कपूर बजाते रहो वाला जो गीत था, कुड़ी तू बटर मसाला टाइप जो आपने लिखा जी। हनी सिंह के लिए, जी हाँ। जी तो हाँ। वो गाना कैसे लिखा, क्या थॉट आया था? क्योंकि पंजाबी गाना लिखा जी। जो हिंदी उर्दू लिखते हैं। उस गाने का बहुत अच्छा दिलचस्प एक किस्सा है जी। वैसे तो हिंदी और उर्दू का शायर हूँ, लेकिन मैं कुछ ये शैतानी जो बचपन की है दिमाग में वो जी। खुराफातें चलती भी जी। रहती हैं। तो ये जो गाना है इसका बड़ा अच्छा ये किस्सा था कि जब ये गाना पिच करना था तो ये फिल्म के अंदर था नहीं, असल में इस सिचुएशन पे कोई गाना नहीं था। जी। लेकिन ये गाना प्रोड्यूसर को इतना पसंद आया था कि उन्होंने कहा कि मुझे ये सिचुएशन चाहिए और ये गाने के लिए सिचुएशन बनाओ, और हनी सिंह जो है उनको सुनाया तो उनको भी बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा जी। ये गाना गाएंगे हम लोग, और उसके जी। लिए सिचुएशन ख़ास तौर से फिल्म में बनाई गई। और किस्सा ये था कि आपको ताज्जुब होगा कि क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी बोला गया था कि यार इस धुन के ऊपर और ये सब ये गाना भी बनाना मतलब पिच करना था, तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो उस वक्त मैंने नया कैमरा ख़रीदा था DSLR, जिसको चलाना मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं उसी में उलझा रहता था कि यार ये कैसे चलेगा कैमरा, ऑटो मोड ये है। कौन सा हाँ, लेंस तो- लगाएं, क्या जी हाँ। करें? जी हाँ। तो उसमें वो होते हैं ऑटो मोड एंड डे मोड, नाइट मोड एंड ऑल दैट। तो मैंने उस कैमरे को ही ध्यान में रखकर ये गाना लिख दिया था। वो क्या लाइन थी? एक प्यार की उम्र, दूजा कुड़ी तू बटर, मोड दिल का था ऑटो जाना, क्योंकि उसमें ऑटो मोड था। हुआ पलकों का क्लिक, गिरा आंखों का शटर, छपी दिल पे तेरी फोटो जाना। अरे वाह। वाह। वो इस तरह का दिल की, उसमें गैलरी होती है, दिल की मेरी गैलरी में तेरे तेरे पॉजेस जाना। जी। तो वो तमाम चीज़ें मैंने उस पर लिख कर उनको दी, तो उनको तो मज़ा आ गया वो गाना सुनकर। तो ये गाना इस तरह से कोई ऐसा ये कमाल की बात हाँ, होती है बिल्कुल कि करें। हाथों हाथ आपने गाना लिख दिया। कोई और ऐसा गीत जो आपने शॉर्ट नोटिस पे लिखा हो, क्योंकि डायरेक्टर्स ने कहा हो कि नहीं ये गाना अभी चाहिए, और कोई ऐसा ही किस्सा रहा? ऐसा ही किस्सा एक रहा था। एक राजस्थानी फिल्म आई थी, मैंने उसके लिए एक गाना लिखा था, रूह की पतंग। जी। वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे चाहिए था, और वो सूफियाना ट्रैक है, और आप उसको सुनेंगे तो वो बहुत मकबूल ट्रैक है, बहुत अच्छा लोगों को पसंद किस आया। फिल्म के जी। लिए था वो राजस्थानी फिल्म थी भंवरी। भंवरी। भंवरी में एक गाना आया था, और उस गाने को लिखते वक्त ये था कि मुझे ओवरनाइट देना है। जी। तो मुझे दिन में कहा, तो मैं शाम का वक्त था और मैं छत पर बैठा था और मैंने पतंगें उड़ती देखी थी, क्योंकि वो मकर संक्रांति का वक्त चल रहा था, तो जी। जयपुर के आसमान तो पूरा भरा ही होता है। तो मैंने उसी पे लिखा था, हवा इश्क की ले गई उड़ा के अपने संग, मेरे रूह की पतंग, मेरे रूह की पतंग। वाह। वाह। तो वो सूफियाना ट्रैक था। तो एक तरह से आप जैसे क्यों कहते हैं, आप इंस्पिरेशन कहते हैं, तो एक बार कभी कभी क्लिक हो जाता है, तो इस तरह भी वो लिख क्या देते था? हैं। सूफियाना हाँ, हाँ, भी कुछ बिल्कुल। अगर आप गुनगुना दें, गुनगुना के सुना दीजिए। क्योंकि वो राजस्थानी बड़ा ट्रैक बड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि उसके लिए अच्छा। फोक सिंगर चाहिए, पर मैं आपके लिए क्योंकि जी। कर देता हूँ। हवा इश्क की ले गई उड़ा के अपने संग, मेरी रूह की पतंग, मेरी रूह की पतंग, मेरी रूह की पतंग, मेरी रूह की पतंग। अब मैं भूल भी गया हूँ कोई बात काफी, नहीं। पर इस तरह का एक्चुअली इसमें फोक सिंगर्स एंड राजस्थानी सिंगर्स ने बहुत कमाल का गाया था, तो वो गा पाना हर जगह तो ये जी। पंजाबी बात हुई, देखिए सूफियाना भी हुआ। हाँ। असीम में एक हर असीम तरह का जो है जो है। क्वालिटी है। असीम इंग्लिश गाने भी आपने लिखे हैं। वो कैसे इंग्लिश का? तो क्योंकि जब आपने कोटा से पढ़ाई की और इंग्लिश में कैसे गाने लिख पाना पॉसिबल हुआ? उर्दू मैंने शायरी? इंग्लिश में काफ़ी उस तौर पे नहीं लिखा है कि जी। मैंने बहुत वाहिद तौर पे गाने लिख दिए हों। जी। मैंने एक या दो ही, क्योंकि वो जो चैनल- प्राइवेट चैनल्स होते हैं चैनल कुछ, भी के एंड कुछ एक दो चैनल थे, उनके जो टाइटल ट्रैक भी मैंने लिखे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा रिमिक्स टाइप चलता है। तो उनका भी किस्सा इसी तरह का था कि मैं एक प्राइवेट रेडियो में जब मैं काम किया करता था, तो हमें कमांडमेंट्स दिए जाते थे कि इन चीज़ों को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में उतारना है, फील द प्राइड एंड राइज एंड Points देते थे सनशाइन, जैसे या boss। इनको लाइफ के अंदर उतारना है, एंड वो सबके लिस्ट लगी हुई थी, और मैं अपना सर पकड़ के इस तरह बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे देना है वो गाना और उसको वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो वो जो मेरे सामने था मैंने उस लिस्ट के ऊपर ही लिख दिया पॉइंट्स। कमाल है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं, लेकिन कई गाने मेरे ऐसे हैं जिनको लिखते वक्त मैंने वाकई अपने दिल का इस्तेमाल किया। जैसे तूने मेरे जाना था, Emptiness एम्प्टीनेस था, मन जागे सारी रात था, मन जागे सारी रात जो है
सभी के ज़ुबान पे ऐसा बसा कि रात रात दिन दिन भर मैंने खुद ने ये गाना गाया है। तो क्या किस्सा था इसे लिखने के पीछे? और हाँ, ये जैसे इसमें मन आया, मन जागे सारी रात। दूसरा गाना आप जब दूसरी फिल्म के लिए लिखा, सारी रात आहें भरता मन मेरा, तो सारी रात से आपने वहाँ शुरू किया। तो क्या ये दोनों गाने कहीं ना कहीं सिमिलर हैं? जी, पहले एक गाना लिखा गया था मन जागे सारी रात जी, जो बिट्टू बॉस में भी आया। उससे पहले एक प्राइवेट एल्बम में आया था और उसी को देखकर बिट्टू बॉस में भी आया वो गाना, मन जागे सारी रात मेरा दीवाना। और उसके मेटाफोर बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि उस पर मैंने बहुत काम किया था। वो मेरे दिल से निकला हुआ गाना था जी। बहुत जज्बाती गाना है। और देखिए, जज्बाती या दिल से किए हुए काम को जब आप करते हैं जी। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको नतीजा ही मिलता है। ये गाना मेरा पहला गाना था और इस पहले गाने ही में मुझे जो लिरिक्स की वेबसाइट्स हैं उन पर स्पेशल मेंशन मिला कि स्पेशल मेंशन टू द लिरिक्स राइटर, क्योंकि ही हैज़ डन ए ग्रेट जॉब टाइप। तो मेरे लिए तो वो इनाम था कि यार पहली बार में वेबसाइट्स मेरे नाम पे एक अलग से एक बॉक्स दिखा रही हैं कि यार, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये गाना इतना अच्छा था कि इसका मेटाफोर बहुत अच्छे थे कि उस वक्त ये भी वेबसाइट ने लिखा कि राब्ता जो गाना आया था जी, तुझसे राब्ता, उसके अलावा साल का सबसे अच्छा लिरिक्स लिखा हुआ गाना यही है। वाह। तो वेबसाइट पे आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस गाने को सुन के जो टेबल नंबर 21 के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझको कॉल पे बात हुई तो सिचुएशंस वगैरह बताई और कहा कि गाना वही इस्तेमाल करना है, मन जागे सारी रात वाले मेटाफोर। हाँ, वो मेटाफोर उनको बहुत पसंद आए कि किस तरीके से वो जोड़ा गया है सूफियाना ट्रैक से, इन सब से। उनमें सूफी शब्दों का इस्तेमाल है जो दर्द के साथ है। पर मुझे यही गाना रोमांटिक मूड में चाहिए, इसी फील पे मन को लेते हुए। पर मुझे ये दुख नहीं चाहिए, मुझे यही सूफिज्म, यही मेटाफोर, लेकिन ये तमाम चीज़ें मुझे रोमांस में चाहिए। तो आप जब उन दोनों गानों को सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उसमें बात मोहब्बत की हो रही है, लेकिन मेटाफोर बहुत ज़्यादा है। जैसे उसमें था कि मन जागे सारी रात में दरिया जी प्यासा रह गया है दरिया से गुजर के, झोंके से उमर के, और ढह गया है वक्त रेत सा बिखर के। ये दोनों अलग-अलग पैटर्न, मेटाफोर जो है ये उतार चढ़ाव की बात है क्या? जी हाँ, ये उतार चढ़ाव की बात है, फीलिंग्स की उतार चढ़ाव, कि आप किसी चीज़ को जब बयान कर रहे हैं तो साथ में आप दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर उस चीज़ को बयान करें और वो थोड़ा सूफी टाइप भी लगे, क्योंकि मोहब्बत का, दर्द का, इनका दिल से कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं उस गीत की जिस गीत ने आपको रातों रात तो नहीं, धीरे धीरे पहुंचे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि असीम ने वो गाना लिखा है। लोगों ने कहा कि ये मैंने गाया है, अलग अलग लोगों ने कहा, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ कि असीम ने लिखा है तो बड़ा कमाल हुआ। और उसी के बाद फिल्मों का सिलसिला चालू हुआ और वो गाना था एम्प्टीनेस, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। वो कैसे लिखा और क्या शुरुआत में था क्या इतना हिट हो जाएगा ये गाना? और YouTube पे उसका करीबन कितने लाखों करोड़ों में उसकी 30 मिलियन हैं जी हिट्स, 30 मिलियन हिट्स हैं। 2011 में सबसे ज़्यादा मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग था वो इन एनी सेक्टर, कोई मूवी या कोई भी एल्बम का सॉन्ग इतना डाउनलोड टच नहीं कर पा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस गाने का ये था कि वो गाना जब मैंने लिखा था, एक्चुअली गजेंद्र ने उसकी धुन बनाई थी और गजेंद्र ने धुन बना के मुझे भेजी और मैंने उस पर अपने पूरे दिल से उसको लिखता रहा और सुनता रहा और बार बार लिखता रहा। और ये दुख भरा, ये कुछ इस तरह की फीलिंग थी तो मैंने लिख दिया और वो गाना फिर भेज दिया। लेकिन जहाँ पिच किया था या जिसके लिए लिखा था वो प्रोजेक्ट शायद बंद हो गया, तो ये गाना अटक गया। और उसके बाद 2 साल बाद मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आने शुरू हुए कि क्या एम्प्टीनेस आपने लिखा है, क्या एम्प्टीनेस आपने लिखा है। तो उस वक्त तक मैंने सिर्फ मेरा हिस्सा उसमें तूने मेरे जाना का ही था, जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो उन्होंने लिखा है मोनोमी रॉय ने। सो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा मैं लोगों को बिना उसके ही बता देता था कि नहीं मैंने एम्प्टीनेस नहीं लिखा है, नहीं मैंने एम्प्टीनेस नहीं लिखा है। जब मैं रोज़ाना ये तादाद बढ़ती गई मैसेजेस की कि एम्प्टीनेस आपने लिखा है, एम्प्टीनेस आपने लिखा है, तो मैंने सुन के देखा कि एम्प्टीनेस है क्या। जी। तो शुरू में तो मैं उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि उसमें आगे इंग्लिश में चल रहा था। लेकिन जब वो बाद में तूने मेरे जाना शब्द आया तो वो मैं फ़ौरन पहचान गया कि यार ये तो मेरा लिखा हुआ गाना है। फिर उस बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि किसी ने उसको
इंटरनेट पर अपनी कहानी बना के डाल दिया है, और वो तमाम चीज़ें जो फिर सबके सामने आई, और फिर बाद में उसके खिलाफ जो लोगों ने बोला था कि रोहन एंड ऑल दैट और ये सब, तो पूरी फाइनली हाँ 2 साल लगे जो था, फिर आपको उसका नाम मिला, रिकॉग्निशन मिला। जी हाँ, और वो अब एक फिल्म में भी आ रहा है इस साल इंशाल्लाह, शायद देखें, एक फिल्म आ रही है चोर बाजारी, उसके अंदर आ रहा है, और ये गाना मतलब गाना आ चुका है नेट पर, इंटरनेट पर, मूवी का भी। हम सुनना चाहेंगे ये गाना जरूर, मेरे मुंह से। बिल्कुल आपके ही आवाज में। मेरी आवाज़ में तो आपने बेहतरीन आवाज़ में सुना है जो गजेंद्र की है जी, तो मेरी आवाज़ में आप बर्दाश्त कर लिखने वाले ने जो फील से लिखा है वो फील से अगर गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। जी मैं गुनगुना देता हूँ आपके लिए। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा हो, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है, जाने जहां पूछो तो इतना कहता है। वाह क्या बात है। और वास्तव में साथ के साथ असीम वो वाला भी गुनगुना ही दीजिए आप, मन जागी सारी रात प्लीज आप मेरे लिए। मैं इनके लिए गुनगुनाई दीजिए। प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं। आप कौन सा गाना आप सुन? मन जागे सारी रात। मन जागे सारी रात मेरा दीवाना, बिट्टू बॉस। मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतने सारे वर्जन बने हुए कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा वाला गाना आप कह रहे हैं। मन जागे सारी रात मेरा दीवाना, मन माने ना ये बात कि वो था बेगाना, है खुद से ही खफा खफा, क्या चाहिए नहीं पता बावरा। वाह वाह। फिर इसके बाद ही चलता ही जाता है। क्या चाहे ये पता नहीं। और असीम से हम यही चाहते हैं, बहुत सारे गीत लिखे आप, और जो युवा जो पीढ़ी है उसको एक आप एक आयाम दें कि भद्दे गाने नहीं लिखने, एक खूबसूरत गाना भी लिखा जा सकता है। आपके गीत जो है सभी के दिलों में धड़के धड़कन बनकर। कैसा लगा आज सुप्रभात धरती धरारी के मंच पर आकर? बहुत खुशी हुई। अपने ही घर के अंदर दमाने भर में अगर आप नाम करके आ जाते हैं, और उसका मुकाबले में आप जब घर में ही आते हैं और घर में लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा खुशी होती है अपनों ही के चेहरे पर खुश देखकर। शायराना अंदाज में कहें तो कैसे कहेंगे इसे? बस बहुत सारे एहसानात हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस जो है राजस्थान से हूँ, और मैं तमाम मुल्क को भी ये कहता हूँ कि मैं तमाम मुल्क से ही अपना ही है, और आज तो मैं अपने घर में ही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल मेरा एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है जी। वो मैंने इसीलिए लिखा है कि जैसा आपने नौजवान पीढ़ी से और भद्दे गानों की बात की, तो मैं इस बारे में ज़रूर कहूँगा कि मेरे तमाम गाने आए हैं, मगर मैंने हमेशा उनमें कोशिश की है कि मीनिंगफुल रहें जी, वजन हो शब्दों। हाँ, उनका इस तरह की अनाप शनाप बातें ना हो। तो एक शेर था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा सिग्नेचर शेर है वो जी। वो हमारे जैसे लोगों के लिए है कि लोग कहते हैं कि यार तुम कैसे इतना काम कर लेते हो। पढ़िए। बर्बादियों से घर को संवारे हुए हैं हम, औरों से नहीं खुद से भी हारे हुए हैं हम, यूं ही नहीं होती है अंधेरों में रोशनी, खुद को जला जला के सितारे हुए हैं हम। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। तो बस यही हम तो फलसफा लेके चलते रहिए कि जिंदगी में बड़ी शिद्दत के साथ अपने आप किरदार को निभाते रहें। जी जी और जी। उसके बाद जब जो पर्दा गिरेगा फिर भी असीम के लिए तालियां बजती रहेंगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, तमाम जो है डीडी राजस्थान का शुक्रगुजार हूँ, इस प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने ही घर में लोगों से मिलने का मौका दिया। और वाकई ये सुप्रभात मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा सुप्रभात है
जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें भी बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बढ़िया। मुलाकात करके, बहुत बहुत सारी बहुत बातें शुक्रिया। जानी। बहुत बहुत शुक्रिया आसीम अहमद अब्बासी। तो तरुण, बारी है दोस्तों न्यूज़ रूम की तरफ चलने की। जी। ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। लेकिन अभी सुनेंगे एक लोकगीत।